नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जन्मभूमि पहुंचे रामलला, राजप्रसाद से किया पूर्ववासियों व देवताओं का दर्शन। तो आप सभी जानते हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं की बात हो रही है। 22 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा भी होना है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने पर ईरान का हमला, बौखलाए पाक ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ईरान ने अपने राजदूत को बुलाया, ईरानी राजनयिक को भी रोका। दोनों देशों में बड़ा तनाव, भारत ने कहा यह द्विपक्षीय मसला है। यह आप देख लीजिएगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। यहाँ आप देखते ईरान है, ये पाकिस्तान है। एलडीएफ और यूडीएफ का रहा है घोटालों का इतिहास, मोदी साहब कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि पीएम ने केरल की सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन पर कसा तंज, बोले भाजपा के पास तेज गति से विकास का ट्रैक रिकॉर्ड, भविष्य के लिए दृष्टिकोण भी है। भारत फिर बन रहा है विश्व का केंद्र, वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका। अब आप देखिए प्रधानमंत्री साहब जाएंगे तो हमला तो करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एक बार आप लोग केरल देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें रख पाओगे या नहीं रख पाओगे कि भूल जाओगे। और इस तरफ आप देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ना के बराबर रहती है, ये भी आपको मालूम होगा, केरल में खासकर। और यहाँ आप देखेंगे अभी आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। एईडी पर अब आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था, हाईकोर्ट का एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है उसी की जांच के लिए। दुनिया में औसत से ज्यादा दूध पीने लगा भारत। देसी गाय के संवर्धन के लिए दशक भर से किए गए प्रयासों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 1 दशक में दूध के उत्पादन एवं उत्पादकता में स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक वृद्धि हुई है। दूध की खपत में तेजी से बढ़ते हुए भारत ने दुनिया की औसत खपत की मात्रा को काफी पीछे छोड़ दिया है। विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग पर सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है। यानी कि आप देखिए कि किसकी बात हो रही है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए यानी कि विदेशी अनुसंधान नियम कानून लाइसेंस कर दिया गया है। और गृह मंत्रालय के अनुसार सीपीआर का पंजीकरण शिक्षण गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल विकास परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन के लिए किया जाता था। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर आधी आबादी दिखाएगी पूरा कर्तव्य, महिलाएं भी। देखिए दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के बैंड और परेड जत्थे में केवल महिलाएं होंगी। गणतंत्र दिवस की परेड में ज्यादातर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाओं के पास होगी। फ्रांस की सेना और वहां की पुलिस मिलकर गणतंत्र दिवस पर परेड करेगी। 26 जनवरी की बात हो रही है। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। 26 जनवरी 1950 में आप देखते हैं कि पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था। बहुत सारी संस्थाओं का आप देखते हैं कि उस दिन जन्म भी हो चुका था। पूर्व सेजीआई गोगोई को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस बार असम सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है।
असम वैभव देने का निर्णय लिया है। आगामी 10 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और पूर्व सीजीआई को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, ये आप देखेंगे कि इससे पहले उन्होंने बताया कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पहले वर्ष रतन टाटा और गत वर्ष तपन सेकिया को प्रदान किया गया है। और आप देखिए, उन्होंने असम गौरव पुरस्कार के विजेताओं के नाम की भी घोषणा की। इस बार सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर किशन चंद्र नोरियाल और तैराक एल्विस अली हजारिका और धाविका हेमा दास और तिवा नर्तकी नदीराम देउरी को असम गौरव पुरस्कार सौरभ पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, एक बार असम को देख लीजिए आप लोग। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, आप देखेंगे इसमें आप लोगों को ये असम देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। गुलाब चंद क्या है? गुलाब चंद कटारिया है कि राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। पानी के प्रबंधन के लिए एक निकाय पर राज्य को मनाने का प्रयास। बजट से लेकर प्रबंधन तक के विषयों पर विचार करने के लिए सचिवों का सम्मेलन। जल के क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए राज्यों का सहमत होना जरूरी है। और आप सभी जानते हैं कि इस साल दिसंबर तक जल जीवन मिशन पूरा होने के आसार हैं। पिछली बार बजट में 70,000 करोड़ रुपए हुए थे आवंटन। अब तक आप देखिए 55,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। और एक बात आप भी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे रहते हैं जहां देखते हैं कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है, गंदा पानी पीने पर मजबूर होते हैं। और गंदा पानी पीने से आप देखिए बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। अगर देखिए हम लोग बात करें जल जीवन मिशन की, तो आप देखिए 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। सहारा समूह की सहकारी समितियों के 1.5 करोड़ निवेशकों ने कराया निबंधन। 2.5 लाख लोगों के 241 करोड़ रुपए वापसी भी मिले। यवतमाल और रायपुर की रैलियों में न होने पाए नफरी भाषण। सुप्रीम कोर्ट का दोनों स्थानों के जिलाधिकारियों पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। हिंदू जन जागृति समिति और भाजपा विधायक टी राजा सिंह की प्रस्तावित रैलियां। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मापदंड कठिन होने से देश भर के 140 आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता पर संकट है। कॉलेजों को अपने यहां उपलब्ध संसाधनों की 19 जनवरी तक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को भेजनी होगी। देखिए, इन मापदंडों से मुश्किल है। BAMS की 60 सीटों के लिए 30 चिकित्सा शिक्षक, 60 बिस्तरों का अस्पताल, OPD में प्रतिदिन 120 मरीज और भर्ती मरीजों की संख्या 24 होना आवश्यक है। जबकि 100 सीटों के लिए 45 चिकित्सक शिक्षक और OPD में प्रतिदिन 200 और एक समय पर भर्ती रोगियों की संख्या 40 होनी चाहिए, आवश्यक है। ये मापदंड पहले से है, पर आयुर्वेद कॉलेजों की संख्या बढ़ने के कारण रोगी कई अस्पतालों में बंट जाते हैं, जिससे OPD और भर्ती रोगियों का मापदंड पूरा करना भी चुनौती बन रहा है। प्रधानमंत्री ने 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। ये आप देखेंगे कि कोचिन से प्यार लिमिटेड की प्रमुख रणनीतिक पहलों सहित 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की हैं। कहा इससे देश के दक्षिण क्षेत्र के विकास की गति मिलेगी। इन परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 310 मीटर लंबा ड्राई डाक और अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा शामिल है। इसमें अच्छी बात है। दुनिया में दूध की औसत खपत से भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 65 ग्राम ज़्यादा खपत है। एक दशक में दूध के उत्पादन में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। आर्थिकी में आप देखिए डेयरी सेक्टर का योगदान 5% देखने को मिलता है और विश्व औसत से 3 गुना ज़्यादा तेजी है। वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 1,463 लाख टन दूध उत्पादन हुआ था, जो 2022-23 में बढ़कर आप देखिए 2,306 लाख टन हो गया। आज़ादी के बाद दूध उत्पादन में यह सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है, जबकि दुनिया में आप देखिए दूध की औसत वृद्धि दर मात्र 2% है। और आप देखते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष दूध उत्पादन 5.9% से ज़्यादा की दर से बढ़ा है। अच्छी बात है, यही बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब आप देखिए ये राजनीति की खबरें हैं और इलेक्शन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन की, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग कहते हैं आप लोग,
एक संवैधानिक संस्था है जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, वही करवाता है। तो उसकी स्थापना आप देखेंगे कि कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, माफ करिए, 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। अब संविधान दिवस का उल्लेख हो गया तो आपको बता दूं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आप लोग नीचे लिखिएगा। और संवैधानिक संस्था है तो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये रामलला की बातें हो रही हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, तो वहां जाकर देख लीजिएगा, पढ़ सकते हैं। अभी तो राममय है दुनिया, आप देख ही रहे हैं। जलवायु परिवर्तन व घटती उर्वरा शक्ति से निपट सकेगी धान की नई प्रजातियां। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सार की बड़ी सफलता। नासा के अभियानों से मिला विचार। ये आप लोगों को बता दूं कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी याद रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सार के विज्ञानियों का यह अहम शोध प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जर्नल में पिछले वर्ष 9 दिसंबर को प्रकाशित हो चुका है। संस्थान के निदेशक सुधांशु सिंह बताते हैं कि शोध के लिए विचार अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से मिला। अभियानों में आप देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा ने अंतरिक्ष की परिस्थितियों में गेहूं के पौधे विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इससे महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने इसी तर्ज पर स्पीड फ्लावर तकनीक से धान की प्रजाति विकसित की है इसमें। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आपको मिल जाती है। तो राम कथा की अद्भुत शक्ति। तो मॉरिशस सरकार ने अपने हिंदू नागरिकों के लिए 22 जनवरी को 2 घंटे के अवकाश की घोषणा की है ताकि वे अयोध्या से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के सीधे प्रसारण का आनंद ले सकें। मॉरिशस के विदेश मंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा को वैश्विक उत्सव बताते हुए इसे वर्ष की पहली दिवाली बताया है। दूसरी दिवाली हर वर्ष की तरह नवंबर को मनाई जाएगी। विश्व में जहां जहां प्रवासी भारतीय बसे हैं वहां से इसी तरह के उल्लास के समाचार मिल रहे हैं। पेरिस में रथ यात्रा निकाली जाने वाली है। अमेरिका और कनाडा की दर्जनों शहरों में रामध्वज के साथ कार और साइकिल यात्राएं निकलेंगी। ब्रिटेन से लेकर केन्या, तंजानिया, युगांडा, घाना, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, सुरीनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक 50 से अधिक देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्राण प्रतिष्ठा के सीधे प्रसारण की तैयारियां हो रही हैं। ऐसा उत्साह आज तक किसी भारतीय आयोजन पर देखने को नहीं मिला। इसका कारण है भारत और उसके प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ रामकथा की विश्वव्यापी लोकप्रियता भी है। राम इतिहास पुरुष हैं या फिर केवल आस्था पुरुष, इस पर विवाद हो सकता है। पर आप देखिए, पर इस पर दो मत नहीं हो सकते हैं कि यदि वह इतिहास पुरुष हैं तो भी किसी इतिहास पुरुष की कथा ऐसी प्रभावशाली शैली में नहीं लिखी गई वह करोड़ों लोगों की अटूट आस्था बन जाए। यदि वह आस्था पुरुष हैं तो भी आज तक किसी आस्था पुरुष की गाथा इतनी प्रभावशाली शैली में नहीं लिखी गई कि वह करोड़ों लोगों के लिए एक जीवंत इतिहास बन जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था कि समाज की मानसिक ऊर्जा के संयोजन में इतिहास की तुलना में मिथक की बड़ी भूमिका होती है। और आप देखते हैं कि मिथक वास्तविक इतिहास भले ना हो पर वह शक्ति का पुंज है। रामकथा का जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि उसके बाद भारत के हर संप्रदाय को अपनी अपनी रामकथा रचनी पड़ी और जिसके फलस्वरूप उसके 300 से अधिक रूप बन गए। उतनी ही भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। रामकथा की इस अद्भुत शक्ति का रहस्य कदाचित उसकी उद्भावना में छिपा है। लिखने का मन बनाने के बाद आदि कवि वाल्मीकि ने सबसे पहले ऋषि नारद से पूछा कि किस पर लिखूं,
कौन इस अब बताइए संस्कृत कितना अच्छा। कौनौ कौन स्मिन संप्रत, कौन स्मिन संप्रत लोके गुणवांश वांश वीरवान धर्म धर्मच कृतच सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। संस्कृत हमारी तो भैया बुरी है। अर्थात कोई ऐसा बताए जो आज के युग में गुड़ी है और वीर धर्म धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवादी दृढ़ संकल्प प्रिय दर्शन और सबका हितैषी हो। आप में से कोई संस्कृत का विकांड विद्वान हो तो वो उसका अर्थ जरूर बता देना। बालकांड के इस दूसरे श्लोक से स्पष्ट है कि वह किसी ऐसी मानव की कथा लिखना चाहते थे जिसमें देवत्व के सारे गुण मौजूद हों। इसी बात को रखते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता भाखा वो छंद में लिखा है कि अब तक देवताओं पर काव्य लिखा गया, मैं अपने काव्य में मनुष्य को अमर करूंगा। यानी रामकथा मनुष्य में देखे गए उन मानवीय मूल्यों की कहानी है जो मनुष्य को देवता बना सकते हैं, और इसलिए आप देखते हैं यह जन जन की कहानी बनी है। भारतीय जीवन के हर पहलू पर राम और उनके जीवन आदर्शों की छाप देखी जा सकती है। संबोधन से लेकर आप देखिए हर्ष, शोक, विषाद, उल्लास और हताशा, विस्मय, हर मनोभाव को अकेले राम शब्द को दोहरा कर व्यक्त किया जा सकता है। किसी अन्य देवता का ऐसा प्रभाव नहीं है। इसलिए राम तो भारतीयता की पर्याय है, जैसे उन्हें धर्म के संकीर्ण दायरे में बांधकर देखना सही नहीं है। बुद्ध और उनके उपदेशों के बाद भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात रामकथा रही है, और बौद्ध धर्म का प्रसार तो प्रचारकों ने किया, परंतु रामकथा मानव मन को छू लेने वाली गहरी जीवन मूल्यों और आदर्शों के कारण लोकप्रिय हुई है। इसलिए वह जहाँ जहाँ हिंदू व्यापारी, प्रचारक और राजा गए वहाँ तो गई है, पर जहाँ हिंदू नहीं गए वहाँ भी गई, जैसे कोरिया और जापान में। अयोध्या भारत का एकमात्र ऐसा प्राचीन शहर है जिसके नाम पर विदेश में 2 अयोध्या शहर बसे हैं, एक थाईलैंड में और दूसरा इंडोनेशिया में। थाईलैंड में आप देखते हैं कि अयोध्या 13वीं सदी में राजधानी थी। दूसरी अयोध्या इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर 8वीं सदी में मातरम साम्राज्य की राजधानी के रूप में बसाई गई थी, जिसे जावाई भाषा में योग्यकर्ता कहते हैं। ये दोनों थाईलैंड और इंडोनेशिया में आज भी है, और अपने विकास, सुविधा और आबादी, पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से वर्तमान विकास से पहले की भारतीय अयोध्या से बेहतर है, और दोनों दशकों से अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों से जुड़े हैं। और योग्यकर्ता में तो 8वीं सदी के राम के मंदिर आज भी मौजूद हैं। अयोध्या का स्थान उन 7 प्राचीन शहरों में सर्वोपरि रहा है जिन्हें पवित्रतम तीर्थ माना जाता है। इन 7 में से आप देखिए अयोध्या, मथुरा का महत्व उनके राम और कृष्ण की जन्मस्थली होने, और काशी का महत्व वहां शिव और ज्ञान की सतत निवास के कारण माना जाता है। परंतु आश्चर्य यह है कि पिछली कुछ सदियों में बने छोटे छोटे मंदिरों से भरे होने के अलावा अयोध्या के उस स्थान पर कोई प्राचीन बड़ा मंदिर नहीं था जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है, ना मथुरा के उस स्थान पर जिसे कृष्ण जन्मभूमि माना जाता है, और ना ही काशी के उस क्षेत्र में जिसे शिव का अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है। जिस वास्तु निर्माण कला के लिए प्राचीन भारत का नाम था, उसकी कलात्मक और आयाम का प्रमाण देने वाले 8वीं से 12वीं सदी या उससे पूर्व के मंदिर दक्षिण भारत, कंबोडिया और इंडोनेशिया में तो खूब है, पर आप देखिए उत्तर भारत में शायद ही कोई हो। शानदार मस्जिदें, मकबरे और मीनारे हैं, पर उनकी बराबरी के मंदिर, धर्मस्थल और विजय स्तंभ नहीं है। इसका कारण उनका विध्वंस किए जाने से लेकर अन्य कुछ भी रहे हो। पर इस तरह की पृष्ठभूमि में दशकों तक चले लंबे अदालती विवाद के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और सरयू के तट पर राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ सदियों से उपेक्षित पड़ी अयोध्या का विकास शुरू हुआ, तो भारत के साथ साथ विश्व भर में उत्साह की लहर आना स्वाभाविक है। राजनीति यदि कहीं है तो इसके विरोध में शामिल होने में नहीं है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। कृषि क्षेत्र में दिखने लगा बदलाव। भारतीय खेती के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यह रहा है कि यहाँ जितना ध्यान उत्पादन पर दिया गया उतना कृषि उपज के विपणन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और निर्यात पर नहीं। यही कारण है कि विश्व के कुल कृषि उपज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4% तक सिमटी है। 2014 में प्रधानमंत्री के मोदी के बनने के बाद खेती को फायदे का सौदा बनाने में जुट गए। इसके लिए सरकार ने दीर्घकालिक उपायों की शुरुआत की ताकि खेतों की लागत में कमी आए। इसके बाद सरकार ने फसल विविधीकरण पर जोर दिया ताकि किसान गेहूं, धान, गन्ना जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर बागवानी, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी
आय पर गतिविधियों में संलग्न हो। उपज की वाजिब कीमत ना मिलना भारतीय किसानों की एक और बड़ी समस्या रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार सबसे ज़्यादा जोर विपणन सुधारों पर दे रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम के साथ साथ आप देखिए सरकार ने मंडी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया है और इससे किसान बिना किसी बिचौलियों के अपनी उपज बेच रहे हैं। छोटे किसानों को आप देखते हैं कि बाजार व्यवस्था से जोड़ने के लिए सरकार 22,000 ग्रामीण हाटों के बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही है। फल सब्जियों आप देखिए फल सब्जी दूध मछली जैसे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के शीघ्र व सस्ती ढुलाई के लिए किसान रेल और किसान उड़ान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों से खाद्यान्न कारोबार पर मंडी शुल्क में एकरूपता लाने की सलाह दी है और इससे जिस बाजार एकीकृत होगा जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों के धीमेपन और निर्यात न बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि देश में आप देखिए 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं जो कुल किसानों का 86% है और इनकी जोत का औसत आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। इन किसानों को उत्पादन से जुड़े कार्यों जैसे आप देखेंगे कि तकनीक हो गई, बीज, मशीनरी, रेट प्रसंस्करण और सबसे बढ़कर बाजार तक पहुंच में हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लघु और आप देखिए सीमांत किसानों के समक्ष मौजूद चुनौतियों को दूर करने किसानी में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2020 को चित्रकूट से किसान उत्पादक संगठन योजना की शुरुआत की। इसके तहत किसानों ने फल, फूल, सब्जी, मछली आदि से संबंधित उपजों को खरीदकर सीधे कंपनियों को बेचा जाता है। सरकार ने 2024 के अंत तक 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया और जिससे आप देखिए 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए 6,865 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। एफपीओ अपने सदस्य किसानों को आपसी सहयोग से बैंक लोन, फसल की बिक्री, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि किसानों को इधर उधर ना भटकना पड़े। एफपीओ पूरी तरह किसानों का एक संगठन होता है जिसमें सदस्य किसान ही एक दूसरे की मदद का जिम्मा उठाते हैं। इसमें किसान व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक दृष्टिकोण से काम करते हैं जिससे उनकी मोलभाव की ताकत बढ़ जाती है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करने वाले एफपीओ को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है और इसके लिए कम से कम आप देखिए 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी पड़ती है। इस कंपनी को तभी वित्तीय सहायता मिलेगी जब उससे पहाड़ी इलाकों में 100 किसान और मैदानी इलाकों में 300 किसान जुड़े हैं। हाल के एक आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 तक 7,600 किसान उत्पादन संगठन बन चुके हैं। इस प्रकार सरकार 75% लक्ष्य हासिल कर चुकी है। खेती किसानी पर एफपीओ के प्रभाव पर नाबार्ड ने अपनी अध्ययन में पाया कि 2020-21 और 21-22 के दौरान एफपीओ से जुड़े किसानों की कृषि उत्पादकता में क्रमशः 18.7% और 31.7% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान बीज और उर्वरक पर होने वाले खर्च में क्रमशः 50 और 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है और एफपीओ के गठन और इससे किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हो रहे लाभ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सहकारिता क्षेत्र में 1,100 एफपीओ के गठन करने का निर्णय लिया गया। देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से 13 करोड़ किसान जुड़े हैं। इससे इन समितियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि गतिविधियों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार एफपीओ के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित कर रही है जहां इसकी भरपूर संभावना है। बतौर उदाहरण पिछले 3-4 वर्षों में वाराणसी कृषि उपज के निर्यात का हब बनकर उभरा है। 2022 में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से 541 मैट्रिक टन गेहूं उपज का निर्यात किया गया था जो 2023 में 11 महीने में बढ़कर आप देखिए 655 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है और आज पूर्वांचल के आप देखते हैं कि 20,000 किसान 50 एफपीओ से जुड़कर निर्यात कर रहे हैं जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। स्पष्ट है कि सरकार बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों को निर्यातक बना रही है। कृषि निर्यात में हो रहे अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मोटे अनाज और फल फूल एवं सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पष्ट है कि आने वाले समय में एफपीओ किसानों को सशक्त बनाने के कारगर हथियार बनकर उभरे हैं। लेखक एमएसएमई मंत्रालय में निर्यात संवर्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं। ये आप देखिए इनका नाम है रमेश कुमार दुबे, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। अब आप लोग कहते हैं ना कि हम कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं निबंध आंसर में, तो सरकार की तरफ से जो पहले लिखी जाती है ना उसमें इसका उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। ईश्वर का महत्व तो आम सोच है कि मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ यह भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब प्रश्न उठता है कि तब हम क्या करते हैं यदि सारी बातें पूर्व नियोजित हैं तो हम क्या कहें।
और अगर सब कुछ पूर्ण नियोजित नहीं है तो फिर ईश्वर का महत्व क्या है? इस स्थिति में कर्म के लिए किया गया प्रयास और पूर्व निर्धारित ईश्वरीय योजना में क्या कोई संबंध है? हम जो प्रयास करते हैं, जो काम करते हैं, उसको अमल में लाने की शक्ति और विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? हमारा जो विवेक ज्ञान है उसके भी असली मालिक हम नहीं, फिर क्या है? सच में ईश्वर की शक्ति का एक बूंद हम हैं और वह देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे, खासकर मनुष्य, कैसे काम करते हैं। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे आपस में खेलकूद करें, तर्क करें, प्रेम करें, लड़ाई भी करें तो फिर मिलकर रहें और अंत में मेरे पास आ जाएं। और तो परम पुरुष के बच्चे जो कुछ भी करते हैं उनकी शक्ति से, और परम पुरुष जो कुछ भी करते हैं वह अपनी शक्ति से करते हैं। हमारे पास जो शक्ति है वह सीमित और उनके पास जो शक्ति है वह अनंत है। इसलिए ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, हम जो चाहेंगे वह नहीं होगा। हमारी चाह और उनकी चाह एक हो गई तो यह संतोष मिलता है कि मेरी चाह के अनुसार काम हुआ है। साधक की चाह और परम पुरुष की चाह एक बन जाती है तो साधक का उत्साह बढ़ जाता है। अब परम पुरुष की चाह क्या है वह साधारण मनुष्य को मालूम नहीं है। जिनको मालूम है वे पहले से मन को उसी तरह तैयार कर लेंगे और उनकी इच्छा स्रोत में स्वयं को बहा लेंगे और जीवन के हर पल में आनंद में रहेंगे। बुद्धिमान मनुष्य का यही काम है। परम पुरुष की इच्छा को जानने का उपाय है इस उनमें उनसे प्रेम करना, उनकी उपासना यानी कि नियमित रूप से साधना करना। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संकट में पश्चिम एशिया। इजराइल हमास के बीच युद्ध के चलते पश्चिम एशिया की शांति स्थिरता को लेकर संकट पैदा हुआ था, अब वो अरब और गहराता दिख रहा है। हमास का समर्थन करने के नाम पर यमन के एक हिस्से पर काबिज हाउती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को जिस तरह निशाना बनाना शुरू किया, उसके चलते अमेरिका और ब्रिटेन को उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की इस कार्रवाई के जवाब में ही गत दिवस ईरान ने इराक और सीरिया में इन दोनों देशों के समर्थन वाले गुटों को निशाना बनाया है। ये हमले करके ईरान ने इजराइल के साथ अमेरिका को भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह पश्चिम एशिया में उनके हितों को चोट पहुंचाने में समर्थ है। और ईरान ने इराक और सीरिया पर हमले करने के साथ लगे हाथ जिस तरह पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में सक्रिय एक आतंकी संगठन के ठिकाने पर हमले किए, उससे यह लगता है कि वह अपनी ताकत के प्रदर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। माना जाता है कि वह आतंकी संगठन है जिसने कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण कर पाकिस्तान को सौंपा था। ईरान के हमले से पाकिस्तान का तिलमिलाना स्वाभाविक है, लेकिन वह इस सच से मुँह नहीं मोड़ सकता है कि उसकी ज़मीन पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन पल रहे हैं। और पाकिस्तान ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। पाकिस्तान ईरान के हमले को लेकर चाहे जितना शोर मचाए, उसे किसी की हमदर्दी इसलिए हासिल नहीं होने वाली है क्योंकि यह हमला एक आतंकी संगठन के ठिकाने पर किया गया है। पाकिस्तान कितनी भी कठिनाई से घिरा हो, लेकिन वह आतंकी संगठनों को पालने पोसने से बाज नहीं आ रहा है। और अब जब पाकिस्तान पर ईरान के हमले से पश्चिम एशिया का संकट दक्षिण एशिया के मुहाने पर आ गया तो फिर भारत को सतर्क रहना होगा। वैसे तो भारत और ईरान के संबंध सामान्य और पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री वहां गए भी थे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लाल सागर में जो हाउती विद्रोही समुद्री व्यापार के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, उन्हें ईरान का वैसा ही खुला समर्थन हासिल है जैसा इजराइल को मिटाने की सनक से ग्रस्त गाजा में सक्रिय हमास और लेबनान में असर रखने वाले हिजबुल्लाह को है। ऐसे संगठनों को उकसा रहा है ईरान पश्चिम एशिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। और यदि उसने हाउती विद्रोहियों को लाल सागर में समुद्री जहाज़ों पर हमले करने से रोका नहीं तो इससे दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा ना हो पाए। इसके लिए उसे समुद्र में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ानी होगी। सराहनीय पहल। इस बात की सराहना होनी चाहिए कि बिहार सरकार पिछले दिनों हुई जाति आधारित गणना में चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के प्रयास में जुट गई है। जाति आधारित गणना में जिन्होंने अपनी मासिक आय 6,000 रुपये से कम बताई थी, उन्हें स्वरोजगार के लिए सरकार 2-2 लाख रुपए का अनुदान देगी। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला गरीब परिवारों के लिए उम्मीद जगाने वाला है। इससे पलायन रोकेगा। गांव में बेरोजगार बैठे युवा छोटे छोटे उद्योग लगाकर धनार्जन कर सकेंगे। इसके लिए 62 तरह के उद्योग चिन्हित भी किए गए हैं। इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके। हालांकि इस योजना में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर दिया है। इसके बावजूद बिचौलियों गरीबों को ठगने का प्रयास करेंगे, इसके लिए उन पर विशेष नज़र रखनी होगी। और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को यह देखना होगा कि सही व्यक्ति तक यह राशि पहुंचे। और इसके लिए आप देखते हैं लोगों को ऑनलाइन
आवेदन करने को कहा गया है। और लेकिन कई लोग अब भी ऐसे हैं जो इसमें सक्षम नहीं होंगे, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया में भी मदद पहुंचानी होगी। पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे उनकी मदद करें। बेहतर होगा कि पंचायत कार्यालय में ही उनकी इसकी व्यवस्था कर दी जाए ताकि सभी जरूरतमंद आवेदन कर सकें। लाभुकों को भी चाहिए कि वे इस राशि का उपयोग स्वरोजगार के लिए ही करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। राशि का विचलन करने से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जानलेवा होता मोबाइल की लत, चलिए ये तो आप भी जानते हैं, मुझे लगता है बेहतर जानते हैं। हाल में कोटा में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना तकनीक के जाल में फंसते किशोर मन की स्थितियां सामने रखती है। घटना में फांसी लगाकर जान देने की वजह पढ़ाई का दबाव नहीं बल्कि मोबाइल की लत रही। 15 वर्षीय लड़की ने मोबाइल फोन पर गेम खेलने से को लेकर पिता के डांटने से क्षुब्ध होकर अपनी जान दे दी। चिंतनीय है कि मुट्ठी में मौजूद तकनीकी सहूलियत नई पीढ़ी की जिंदगी को जोखिम में डाल रही है। स्मार्ट स्क्रीन बड़ों के लिए निजता और बच्चों के लिए दिशाहीनता की स्थितियां खड़ी कर रहा है। मोबाइल फोन में गेम की लत तो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। समझ और नासमझी के मेल वाली उम्र की इस पड़ाव पर मोबाइल पर गेम खेलने की लत जान देने, बर्बर अपराध करने या फिर घर छोड़ देने जैसी घटनाओं की वजह बन रही है। रोक टोक करने पर किशोर किशोरियों द्वारा अपनों की जान ले लेने की घटनाएं भी हुई हैं। एक चिंतनीय पक्ष यह भी है कि स्क्रीन के संसार में गेम खेलते बच्चे अपराधियों के चंगुल में भी फंस जाते हैं। कभी निजी जानकारियां और तस्वीर साझा कर ब्लैकमेलिंग का शिकार बनते हैं, कभी पैसे गवा बैठते हैं। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपये हारने के बाद 13 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। लखनऊ में मोबाइल गेम खेलने से मना करने पर बेटे ने अपनी मां को ही गोली से मार दी थी। बड़े शहरों में ही नहीं, दूर दराज के गाँव में भी ऐसी मामले हो रहे हैं। मैदान में खेलकर शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनने वाले बच्चों के खेल भी स्क्रीन की दीवार तक सिमट गए हैं। विचारणीय है कि व्यवहारिक रूप से जिन चीज़ों का बच्चों के जीवन में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, वे नई पीढ़ी के जीने मरने की परिस्थितियां बना रही है। और ऐसे मामले किशोरों की जिंदगियों में स्मार्ट गैजेट्स और इंटरनेट की बढ़ती दखल के बीच भी उदाहरण है। तकनीकी चमक दमक आप देखेंगे, और ये आप भी देख रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कि तकनीकी चमक दमक में उलझती भावी पीढ़ी के मन मस्तिष्क की यह नकारात्मक दशा और दिशा कई शारीरिक मानसिक व्याधियों को न्योता दे रही है। जीवन से हारने की घटना इस लत का तो सबसे भयावह परिणाम है। और ज्ञात हो कि इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ऑनलाइन गेमिंग को नई बीमारियों के रूप में गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया। स्क्रीन की काल्पनिक दुनिया में खेलने के दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। किशोरों को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कगार पर ले जा रहा यह मायाजाल हमारी समग्र व्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि स्क्रीन की दुनिया में गुम हो जाने जान गंवाती यह पीढ़ी भावी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था का परिवेश बनाने वाली है। यह आप देखिए टिप्पणियां रहती है, ये भी देख लिया करिएगा। आर्थिकी में धार्मिक पर्यटन का योगदान। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बेहद अनुष्ठान आरंभ हो चुका है। इस समारोह की समाप्ति के बाद समूचे देश से 3 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के प्रतिदिन यहाँ पहुँचने का अनुमान होगा। और इसे देखते हुए इस पवित्र शहर को उन्नत करने के लिए मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अयोध्या का पुनर्विकास 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 10 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इससे अयोध्या के आर्थिक विकास की नई राह भी खुलेंगी। कई लोग कह रहे हैं रोजगार भी मिलेगा। आप देखते हैं यहाँ जो जुड़े होंगे, मंदिर से जुड़े होंगे, जो आप देखते हैं फूल मालाएं इस तरह से जुड़े रहते हैं ना। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी खरी तंत्र कसा जा रहा है। भाजपा ने स्वीकारा बदलाव, कांग्रेस में पेंच। ये आप देखिए मध्य प्रदेश को लेकर अब कांग्रेस ने खाई श्री राम की सौगंध। चलिए ये बातें होती रहती हैं। 1.5 साल बाद शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स ने लगाया 1628 अंक का गोता। निफ्टी भी 460 अंक टूटा। बैंक, धातु और पेट्रोलियम में शेयरों में क्यों गिराए शेयर बाजार? ये आप देखते हैं कि चीन की इकोनॉमी में सुधार की आशंका के चलते हांगकांग का सेंग इंडेक्स 2.5% तक गिर गया। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। मिड और स्मॉल कैप सेक्टर उच्च स्तर पर बना हुआ है, जो शेयर बाजार में आप देखिए गिरावट की वजह हो सकती है। डॉलर 1 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल समेत अन्य चीजें महंगी हुई हैं, जिसका असर आयात पर पड़ेगा। बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी बाजार गिरा। ऐसे में आप देखिए बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट। PLI से बदलने लगी मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर। 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। 6.8
78 लाख करोड़ लोगों को मिला रोजगार। चलिए, पीएलआई योजनाओं के तहत आप देखिए 4,415 करोड़ का वितरण सरकार। गूगल पे ने एनपीसीआई से किया करार। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड से विज्ञापन बिक्री टीम से छटनी करेगी गूगल। लगातार दूसरे साल जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड है। देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बनी एलआईसी। अगले वित्त वर्ष 7% से रह सकती है विकास दर, आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। देखिए, रिजर्व बैंक की अगर हम लोग बात करें ना, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और भी आप लोग देखते रहते हैं, ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं तो आप देख लीजिए क्या है। जैसी अल अदल, ये आप देखेंगे क्या है। तो जैस अल अदल को न्याय की सेना के तौर पर भी जाना जाता है। ये सुन्नी आतंकी धड़ा है जो 2012 में उभरा था। पाकिस्तान में इस आतंकी समूह की अच्छी मौजूदगी। ईरान पहले भी सीमा से लगे इलाके में इस समूह पर हमले कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर हुआ मिसाइल और ड्रोन हमला बताता है कि ईरान ने आतंकी समूह से निपटने के लिए आक्रामक रुख अख्तियार किया है। और ये आप देखिए क्या बोला पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को बुलाकर हमले पर कड़ा विरोध भी जताया। मंत्रालय ने एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि इससे द्विपक्षीय रिश्ते और आपसी भरोसे को गंभीर नुकसान हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों किया हमला, तो ईरान के हमले को जवाबी कदम माना जा रहा है। ये हमला पिछले मई माह ईरान के पुलिस स्टेशन पर हुए घातक हमले का जवाब, और इस हमले में कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने इस हमले के लिए जैश अल अदल को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। तो क्या कह रहा है ईरान की स्टेट मीडिया ने हमले का पूरा ब्यौरा साझा साक्ष्य मुहैया नहीं कराया है इसमें, तो ये भी देखने को मिलता है। चलिए, ईरान पाकिस्तान के बीच संबंध की बात करें तो ईरान पाकिस्तान 959 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों की सीमा सिस्तान बलूचिस्तान से लगती है। यहाँ ईरान के सुन्नी अल्पसंख्यकों को शिया बहुल शासन में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। ईरान पाकिस्तान पर सीमा पार से हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी समूहों को समर्थन और संरक्षण देने का आरोप लंबे समय से लगाता रहा है। ईरान इससे पहले भी पाकिस्तान की जमीन में घुसकर आतंकियों पर हमले कर चुका है। वहीं पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करते हुए ईरान से उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कहता है। क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और गठजोड़ को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। चलिए, अच्छी बात है। न्यूजीलैंड की पहली शरणार्थी सांसद बुटीक में चोरी का आरोप दिया इन्होंने इस्तीफा। फिलीपींस के रक्षा मंत्री तिओदोरो ने चीन के अधिकारियों के बयान को बताया गटर छाप। अरे चलता रहता है, देख रहे हैं आजकल। निक्की और डिसेंटिस को भी ट्रंप का समर्थन करना चाहिए, रामास्वामी कह रहे हैं। रिपब्लिकन की अगली बहस में भाग नहीं लेंगी निक्की हेली और आयोजन का रद्द हुआ है। अब राष्ट्रपति का चुनाव होना है ना अमेरिका में। ड्रग्स और क्लासी ने पाक को बर्बाद कर दिया, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। रवांडा बिल को लेकर ब्रिटिश पीएम सुनक की संसद में अग्नि परीक्षा होने वाली है। ये आप देखिए, रवांडा योजना पर अपने अधिकार साहस की परीक्षा का सामना करना पड़ना है ना। अच्छी बातें हैं। अमेरिका यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है, मौसम भी है वो। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है और क्रिकेट को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है एक एक गेंद देखते होंगे आप लोग। आनंद को पछाड़ भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने प्रज्ञानंद, देख लीजिए। टाटा स्टील शतरंज में प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियनशिप डिन लेरेन को हराया। फेडे रेटिंग में 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद से आगे निकले हैं। हमारी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की वास्तविक है, चैंपियनशिप भी वास्तविक तदर्श समिति कह रही है। ओलंपिक टिकट काटने उतरी भारतीय महिलाएं। 2 स्पिनों के साथ शुरुआत कर सकते हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं। जोकोविक सावालेंका तीसरे दौर में किशोरी आंद्रिया ने जेवियर को चौंकाया। कौन सा ये आप देख रहे हैं चलिए, अच्छी बात है। चलिए, एआई की बातें भी खूब हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा।
लोक सेवक की हर चूक को धारा 197 में सुरक्षा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मानवाधिकार कर्तव्यों के निर्वहन में की गई चूक तक ही सीमित माना है। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 सेवक लोक सेवक के प्रत्येक कार्य का या चूक को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। यह धारा जजों और लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छी बात है। क्या हुआ? ये आप देखिए 25% छात्र कक्षा 2 का पाठ भी धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। नई वार्षिक शिक्षा नीति शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में किया गया दावा। रिपोर्ट के 26 राज्यों के 28 जिलों में किया गया है सर्वे। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। तो भारत में शुरू हुई, ये आप देखेंगे कि 6500 पत्र के साथ विश्व की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में आज ही दिन संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद अब प्रयागराज से दुनिया की पहली विमान डाक सेवा शुरू हुई थी। फ्रेंच पायलट मॉन्सियर हेनरी क्वेट विमान में प्रयागराज से नैनी तक के लिए 6500 पत्र अपने साथ लेकर उड़े थे। इलाहाबाद से नैनी जंक्शन तक का हवाई सफर मात्र 13 मिनट में पूरा हुआ था। खगोल शास्त्री क्लाइड टाम्बा ने आप देखते की पिलोटो की खोज। खगोल शास्त्री क्लाइड ने 1930 में आज ही के दिन पिलोटो ग्रह की खोज की थी। इससे लंबे समय तक सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया। बाद में इसे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया और इसे बौना ग्रह करार दिया। प्लूटो सौरमंडल की अंधेरे में परिक्रमा करता है। लगातार 9 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन रही हैं अपर्णा पोपट। महान बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा का जन्म 1978 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1989 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अंडर 12 प्रतिस्पर्धा की चैंपियन बनी। 1990 में दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद 2006 तक हर साल अपने आयु वर्ग में चैंपियन बनी। इनमें लगातार 9 सीनियर नेशनल टाइटल शामिल हैं। 1998 में फ्रेंच ओपन में महिला एकल में जीत के साथ यह खिताब पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। चोट के कारण 2006 में संन्यास ले लिया था। उस समय वह नंबर 1 की खिलाड़ी थी। स्पेन के उत्तर पश्चिम में सैन बार्टोलोम की डी पिनारेस में जानवरों में के संरक्षक संत सेंट एंथोनी दिवस पर वार्षिक ल्यूमिनीरियस उत्सव के दौरान आग की लपटों के बीच गुजरता घुड़सवार। वायरस व प्रोटीन के रहस्य से पर्दा उठाएगा क्रायोटेम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बाल से हजारों गुना छोटे वायरस की पहचान करेगा माइक्रोस्कोप। इस शोध से दवा की संरचना के साथ वैक्सीन तैयार करने में मिलेगी मदद। आईआईटी दिल्ली ने लगाया स्टॉल। जैविक रहस्यों का करता है 3D विश्लेषण और शोधार्थी व विज्ञानी कर सकेंगे खोज। इससे तनाव से शरीर में सूजन के साथ विकसित होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए ड्रामा सीरीज में सक्सेशन और कॉमेडी में द वियर का रहा जलवा। व्यूनसन ने अवार्ड एलिमेंट्री शो के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। 40 वर्ष में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली आश्वेत बनी है महिला। पुरस्कारों की सूची देखिए। ड्रामा सीरीज में सक्सेशन, कॉमेडी सीरीज में द वियर, ड्रामा सीरीज लीडर एक्टर किरण काल्पनिक सक्सेशन, ड्रामा सीरीज लीड एक्टर्स सारा स्नोक सक्सेशन, कॉमेडी सीरीज लीड एक्टर जेरेमी एलन ब्राइड द वियर, कॉमेडी सीरीज लीड एक्ट्रेस क्वेंटा ब्यूनसन अबाउट एलिमेंट्री, ड्रामा सीरीज सपोर्टिंग एक्टर मैथ्यू मैकफेडन सक्सेशन, ड्रामा सीरीज सपोर्टिंग एक्ट्रेस जेनिफर कुली द ब्राइट लोटस। अपने से 20 गुना बड़े बैल से भिड़ गई बकरी। चलिए, अच्छी बातें हैं। कहाँ की घटना है? अमरावती की। ये मूवियों से जुड़ी ही खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामना है, ईमानदारी से अपनी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। देखिए भाई,